आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में इतवार यानी 19 सितंबर को गणेश विसर्जन के पेश नज़र पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। इतवार की सुबह 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक की तहदीदात अमल में रहेंगी और हफ्ते की रात से ही शहर में बैन रियासती और अजला से आने वाली लॉरियों और ट्रक्स को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। इसी तरह गणेश विसर्जन के पेश नज़र शहर में फिरने वाली RTC की कई सिटी बसों के रूट्स को तब्दील किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गूगल मैप के ताउन से ट्रैफिक के बहाव से मुतालिक अपडेट भी दिया जाएगा। शहर में गणेश विसर्जन के पेश नज़र इतवार के दिन शराब की दुकानात बंद रखने की पुलिस ने हिदायत जारी की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले 3 पुलिस कमिश्नरेट्स में तमाम दुकानें बंद रहेंगी। वाइन्स, पब्स, बार और सेंधी की दुकानात भी बंद करने की हिदायत दी गई है। शराब की दुकानात और मज़कूरा तमाम दुकानात इतवार की सुबह 9 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। दूसरी जानिब हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स की जानिब से गणेश विसर्जन के मौके पर 119 वाटर कैंप्स कायम किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए 30,72,000 वाटर पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने बताया कि शोभा यात्रा गुजरने वाले तमाम इलाकों में वाटर वर्क्स की जानिब से ये वाटर कैंप्स कायम किए गए हैं। वाटर पैकेट्स के अलावा ड्रम्स के ज़रिए भी पानी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वाटर वर्क्स की क्वालिटी इंश्योरेंस टीमें वक्तन फ़वक्तन वाटर कैंप में पानी के नमूनों के अलावा क्लोरीन की सतह की जांच करेंगी। वहीं हैदराबाद मेट्रो रेल ने गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नज़र मुसाफिरीन की सहूलत के लिए 19 सितंबर को अपनी खिदमात में तोसी करने का फैसला किया। L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड के तर्जुमान ने बताया कि उस दिन 10:15 पर आखिरी रात के 10:15 बजे आखिरी सर्विस चलाने के बजाय 20 सितंबर को 1 बजे शब तक मेट्रो रेल को तोसी दी जाएगी। तर्जुमान ने मुसाफिरीन को मशवरा दिया कि वो कोविड-19 के गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें, जिनमें समाजी फासले की बरकरारी, मास्क का इस्तेमाल, बाकायदा तौर पर हाथों को सैनिटाइज करना और थर्मल स्क्रीनिंग शामिल है। मुसाफिरीन से ख्वाहिश की गई है कि वो मेट्रो के महफूज सफ़र के मकसद के तहत सिक्योरिटी मुलाजमीन और स्टाफ से ताउन करें। वहीं रियासती RTC तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 565 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया। RTC GHMC जोन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर V वेंकटेश्वर ने ऐलान किया कि GHMC के तहत तकरीबन 31 डिपोज से खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। गणेश विसर्जन के पेश नज़र इस माह की 19 तारीख को निस्फ शब के बाद भी खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। RTC पर सफ़र करने वाले श्रद्धालु किसी भी किस्म के मसाइल पर कंट्रोल रूम पे रब्त कर सकते हैं। उसके नंबर दिए गए हैं 9959226160। एक और नंबर है 9959226154। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से गणेश निमज्जनम की पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल हैदराबाद पुलिस के तरफ से ये गणेश निमज्जनम एक बंदोबस्त के कैलेंडर का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है। पिछले साल कोरोना के कारण हर फेस्टिवल का सेलिब्रेशन एक छोटे से लेवल पे हुआ। इस बार लगभग 21,000 पुलिस ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जिसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स बाहर से भी आए हैं और तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के तरफ से भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है। जो इम्पोर्टेंट इमर्शन पॉइंट है, हुसैन सागर के अलावा राजन्ना बौली, मीर आलम टैंक, एरकुंटा, शेखपेट, सरूर नगर टैंक, सफीलगुड़ा टैंक, हसमतपेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो मेन रूट है बालापुर से हुसैन सागर, इस रूट को छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड करके ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, साउथ जोन सभी के ऑफिसर्स को डिप्लॉयमेंट दिया गया है और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी हैंड होल्डिंग के लिए अलग अलग एरिया में डिप्लॉयमेंट के लिए उसका सुपरविजन करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जियो टैगिंग और बार कोडिंग से बहुत मदद मिलेगी। इसमें हमारे IT सेल के तरफ से बहुत काम हुआ है और सबसे यही कोशिश है कि ये निमज्जनम प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू करें, क्योंकि मंडे को पितृपक्ष है और पितृपक्ष को लोग
शुभ नहीं मानते हैं निमज्जनम के लिए। इसीलिए कोशिश करें कि संडे की रात तक पूरे निमज्जनम प्रोसेस को कंप्लीट कर दें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से गणेश निमज्जनम की पूरी तैयारी हो चुकी। हैदराबाद के सईदाबाद के सिंगरेनी कॉलोनी, जहां पर मासूम 6 साला लड़की की असमत दरी और कत्ल की वारदात के बाद हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज ने तमाम को दहला कर रख दिया था, उसके सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस माह की 10 तारीख को फराइज की अंजामदही के दौरान रुकावट पैदा करने पर कई अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया। लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करने से मकामी अफराद ने पुलिस को रोक दिया था और मकामी अफराद ने पुलिस पर संगबारी भी की थी। इस वाक़े में बाज़ खातून मुलाजिमिन पुलिस ज़ख्मी हो गई थी। इस वाक़े पर सईदाबाद पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने वाजे किया है कि कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2021 के इनेकाद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये इम्तिहान पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ये इम्तिहान आज से शुरू हुए जो 27 सितंबर तक जारी रहेंगे। इसमें MA, MSc, MCOM, MEd और PG डिप्लोमा के अलावा 5 साला इंटीग्रेटेड कैंपस प्रोग्राम में दाखिलों के लिए CPGET इम्तिहान मुनक्किद हो रहा है, जिसके तहत उस्मानिया, काकतिया, तेलंगाना, पालामूर, महात्मा गांधी, सतवाहना और JNTU हैदराबाद के तहत आने वाले PG कोर्सेज में दाखिले दिए जाएंगे। आज इस एंट्रेंस इम्तिहान के आगाज़ के मौके पर तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर R लिम्बाद्री और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर D रविंदर और दूसरों ने सुबह इम्तिहान के पासवर्ड को जारी किया। ये एंट्रेंस इम्तिहान ऑनलाइन तरीक़ेकार पर मुनक्किद हो रहा है। 10 दिनों तक जारी रहने वाले एंट्रेंस इम्तिहान में 78,252 उम्मीदवारों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया है। रियासत के तमाम अजला में इस एंट्रेंस टेस्ट के इनेकाद के लिए 37 सेंटर्स कायम किए गए हैं। रियासत में इंजीनियरिंग कोर्सेज की सीटों के अलॉटमेंट का अमल शुरू हो गया है। स्टेट टेक्निकल एजुकेशन के कमिश्नर नवीन मित्तल ने बताया कि पहले मरहले के तहत इंजीनियरिंग काउंसलिंग में 82.24% इंजीनियरिंग सीटों को अलॉट किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि रियासत भर में बीटेक की 60,941 सीटों को पुर किया गया है। पहले मरहले की सीटों के अलॉटमेंट के बाद कन्वीनर कोटा के तहत अभी भी 13,130 सीटें बाकी बच गई हैं। इस साल EWS कोटा के तहत 5,108 सीटों को अलॉट किया गया। पहली मरतबा रियासत में EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी हो रही है। नवीन मित्तल ने कहा कि रियासत के 31 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पहले मरहले के दौरान ही तमाम सीटें पुर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा फार्मा कोर्सेज में MPC के उम्मीदवारों के लिए मख्तस कोटे में दाखिला लेने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। B फार्मेसी में 4,199 और फार्मा D में सिर्फ 228 सीटें पुर हुई हैं। कमिश्नर नवीन मित्तल ने सीटें पाने वाले उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो 23 सितंबर तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर मुताल्लिक़ा कॉलेज में सेल्फ रिपोर्टिंग करें। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने हफ्ते को अपोजिशन कांग्रेस पार्टी को चैलेंज किया कि वो हल्के असेंबली हुजूराबाद के आने वाले ज़मनी इंतखाब में अपनी ज़मानत बचाकर दिखाएं। उन्होंने इस एतमाद का इजहार भी किया कि इस ज़मनी इंतखाब में हुक्मरान पार्टी की फतेह यकीनी है। तेलंगाना भवन में अखबारी नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी बातचीत करते हुए KTR ने निशानदही की कि हाल ही में हल्का असेंबली नागार्जुना सागर के मुनक़िदा ज़मनी इंतखाब में TRS ने सीनियर लीडर जाना रेड्डी को शिकस्त दी थी। वज़ीर मौसूफ ये मालूम करने के ख्वाह थे कि आया हुजूराबाद के BJP के मुतवक्को उम्मीदवार ईटला राजेंद्र साबिक़ वज़ीर दाखिला जाना रेड्डी से ज़्यादा ताकतवर है। कारगुजार सदर TRS ने चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों के बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स को भी शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया। KTR ने उन्हें ड्रग्स का ब्रांड एम्बेसडर करार देने से मुताल्लिक कांग्रेस कायदीन के बयान पर सख्त तनकीद की और कहा कि अगर उन कायदीन में हिम्मत है तो वो अपने इल्ज़ाम को साबित करके दिखाएं और वो किसी भी वक्त ड्रग्स के इस्तेमाल का टेस्ट देने के लिए तैयार है। उन्होंने सवाल किया कि आया कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी इस किस्म के टेस्ट के लिए तैयार हो सकते हैं। चीफ मिनिस्टर KCR के फर्जंद KT रामाराव ने कहा कि एक बेवकूफ़ ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मकतूब रवाना किया और उस मकतूब पर रद्दअमल ज़ाहिर करने की
कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी पर भी हमला किया और कहा कि कांग्रेस कायदीन हुक्मरान जमात के कायदीन के खिलाफ फहश जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंतहाई काबिल मजम्मत है और हम किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे और उन्हें मुनासिब वक्त पर बेनकाब किया जाएगा। केटीआर ने इंतबा दिया कि अगर इस किस्म के कायदीन अपना रवैया तब्दील नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ बगावत के मुकदमात दायर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। रेवंत रेड्डी का बिलवास्ता हवाला देते हुए केटीआर ने कहा कि जो अफराद दीवारों को पेंट किया करते थे उन्होंने ब्लैकमेल की सियासत के जरिए करोड़ों रुपए कमा लिए और वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने इस किस्म के लीडर को जो चैलेंज किया उसका जवाब देने के बजाय वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर के खिलाफ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स और बाद अजान तेलंगाना में AICC के इंचार्ज मणिकम टैगोर के तबसरे के बाद रियासत में नई लफ्जी जंग शुरू हो गई है, जिसमें TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव भी कूद पड़े हैं। रेवंत रेड्डी की जानिब से शशि थरूर को गधा करार दिए जाने के रिमार्क मामले में AICC के इंचार्ज मणिकम टैगोर ने मुदाखलत की और इस मामले के लिए सहाफ़ियों को जिम्मेदार ठहराया और उनका तकाबुल सुपारी सहाफ़ी के तौर पर किया। मणिकम टैगोर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने सीनियर लीडर शशि थरूर के खिलाफ जो रिमार्क किया उसकी गलत तर्जुमानी की गई और इसके लिए सहाफ़त जिम्मेदार है। मणिकम टैगोर के तबसरे के साथ ही TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने एक ट्वीट करते हुए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि मणिकम टैगोर ने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत का ओहदा फरोख्त किया। केटीआर ने कहा कि AICC के सुपारी इंचार्जेस के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने PCC सरबराह का ओहदा फरोख्त किया। वजीर बल्दी नज़्म नस्क ने निशानदेही की कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत के ओहदे को फरोख्त करने का इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि हल्का भुवनगिर के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने ही आयद किया। उन्होंने रिमार्क किया कि मणिकम टैगोर को सहाफ़ियों पर गैर ज़रूरी रिमार्क के दौरान शर्म आनी चाहिए थी। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने BJP पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो 17 सितंबर की तकरीब की आड़ में दो मजहबों के दरमियान तफरका पैदा करने की कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि BJP और TRS एक ही सिक्के के दो रुख है। रियासत में BJP के कायदीन का रिमोट कंट्रोल चीफ मिनिस्टर KCR के हाथ में है। उन्होंने कहा कि रोजाना बंडी संजय और निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट अरविंद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर बदनुवानियों के इल्ज़ाम आयद करते, लेकिन उन BJP के दोनों MPs ने गुज़िश्ता रोज़ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना के मौके पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत नहीं की। अगर BJP के कायदीन हकीकत में KCR की बदनुवानियों को बेनकाब करना चाहते हैं तो उन्हें अमित शाह से शिकायत करते हुए चीफ मिनिस्टर के खिलाफ CBI तहकीकात करवानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने BJP बिलखुसूस अमित शाह पर तारीख को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि रामजी गोंडा और कासिम रजवी के दरमियान 100 साल का फ़र्क है, लेकिन अमित शाह ने इन दोनों को एक ही दौर में पेश किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना BJP में दो ग्रुप्स बन गए हैं। एक ग्रुप चीफ मिनिस्टर KCR का हामी समझा जाता है और दूसरा ग्रुप चीफ मिनिस्टर की मुखालिफत करता है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो TRS के रुकने राज्यसभा संतोष कुमार के ग्रीन चैलेंज की तर्ज पर KTR और साबिक रुकने पार्लियामेंट कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी को व्हाइट चैलेंज करते हैं, जिसके तहत ये दोनों कायदीन अपने खून के नमूने और बाल टेस्ट के लिए तैयार रखें ताकि नौजवानों को ये मालूम हो सके कि ड्रग्स का इस्तेमाल कौन करते हैं। मैं भी इस चैलेंज को कबूल करता हूँ। आए तो कोई बात नहीं है। हम लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज के तारीख में गांजा के, हेरोइन के, कोकेन के इतने सारे केसेस तेलंगाना, हैदराबाद में, खासकर हैदराबाद में जो चर्चा चल रहे, हम आदर्श रहना, युवताओं को, महिलाओं को और जो कॉलेज में पढ़े लिखे नौजवानों को हम आदर्श रहना। हम पब्लिक लाइफ में हम लोग ये जनता को हम आगे ले जाने वाले हैं ना, इसीलिए ये व्हाइट चैलेंज मैं सवाल कर रहा हूं KTR को। ये व्हाइट चैलेंज में डॉक्टर के ने जाके जो सैंपल मांगे ये ड्रग एडिक्ट है या नहीं है, इसको दिखाने के लिए पहला बार मैं कदम उठा रहा हूं। ये व्हाइट चैलेंज मैं इनके सामने रख रहा हूं। ये KTR साहब को और विश्वेश्वर रेड्डी साहब चेवेला ex-MP है ना, ये दोनों को मैं सवाल ये कर रहा हूं, क्योंकि KTR के दूसरे भाई संतोष राव ने ग्रीन चैलेंज कर रहा है सब लोगों को। सब लोग एक
ये एक झाड़ू रख के और दो चार को चैलेंज किए तो वो लोग भी झाड़ू रख के फोटो लगाना है। वही तरीका से ये वाइट चैलेंज रहना, ये वाइट चैलेंज में हर आदमी जो जिसको चैलेंज करेगा वो डॉक्टर के जाके उनका सैंपल्स दे दे के उनका फोटो लगाना है कि क्योंकि तेलंगाना नौजवानों को हम लोग आदर्श रहना। मैं ये सवाल केटीआर को सवाल कर रहा हूं, ये सवाल स्वीकार करे। मैं कुछ एलिगेशन नहीं बोलना चाह रहा हूं अभी, उनको अगर किसी में लेना देना नहीं है तो वो आगे आके सवाल को स्वीकार करना। में इन्वॉल्व है बोल के मैं नहीं कह रहा हूं। करप्शन के सिलसिले में हम लोग उनको फिरियाद करना चाह रहे हैं, उसको सीबीआई डायरेक्टर को हम ऑलरेडी हमारे फिरियाद दे दिए, तो हम इसका अपॉइंटमेंट मांगे, हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिया। हम लोग जिसके ऊपर जो इल्जाम उठा रहे वो आदमी से एक दिन पहले उन्हें मिला। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो कंपनी के चेयरमैन है उनके खिलाफ कुछ आधार हम निकाल के वो गृह मंत्री को देने के लिए कोशिश किए तो उन्हीं से वो मिल रहा है। मुलाकात है कि नहीं कि उन्होंने तो मिलजुल के तो तस्वीर निकाल के दुनिया को दिखा रहे, तो वो दुनिया को दिखाने का ये देखो 16 तारीख को वहां पर मिले, 17 तारीख को तेलंगाना को आ गए। क्या जल्दी था भाई दिल्ली को जाके मिलने का? कैसे भी अमित शाह जी इधर आ रहे, यहीं मिलना था। इसका मतलब केसीआर ने उनके तरफ से इनके परिवार को भिजाया, कांग्रेस वाले को अपॉइंटमेंट नहीं देना। अगर कांग्रेस वाले को आप अपॉइंटमेंट दिए तो मेरे सिलसिले मेरे बारे में जो भी ये पूरा ले आके इंफॉर्मेशन दिए तो दिक्कत हो जाएगा बोल के हमारा अपॉइंटमेंट रोकने के लिए माय होम रामेश्वरराव को केसीआर साहब ने वहां पर भिजाए। ये सब तेलंगाना जनता देख रहा है। में आए तो कोई बात नहीं है। हम लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज के तारीख में गांजा के, हेरोइन के, कोकेन के इतने सारे केसेस तेलंगाना हैदराबाद में, खासकर हैदराबाद में जो चर्चा चल रहे, हम आदर्श रहना, युवताओं को, महिलाओं को और जो कॉलेज में पढ़े लिखे नौजवानों को हम आदर्श रहना। हम पब्लिक लाइफ में टीआरएस के सीनियर कायद व साबिक चेयरमैन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्था सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर के मामले को बीजेपी एक सियासी खेल की तरह इस्तेमाल कर रही है। नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की मुसल्ला जद्दोजहद में बीजेपी का कोई रोल नहीं था और ना इस तहरीक से बीजेपी का कोई ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ सियासी मफाद के लिए सरदार पटेल के कारनामे को पेश करते हुए इसका सेहरा अपने सर लेने की कोशिश कर रही है और उन्हें अपने कायद के तौर पर पेश कर रही है। सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत के हिंदुओं को मजलिस का खौफ दिखाते हुए सियासी मफाद हासिल करना बीजेपी के लिए मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में चंद्रशेखर राव हुकूमत एक मुस्तहकम और पायदार हुकूमत चला रही है जो मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इख्तिदार में आना बीजेपी का दिन का ख्वाब ही रहेगा। తెలంగాణ విలీన దినోత్సవాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటిస్తలేదని, దాదాపు 60 సంవత్సరాలు పైన పరిపాలించినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా మాట్లాడడం అనేటువంటిది విచారకరం. తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించడంలో కీలక పాత్ర కేసీఆర్దే. ఈ 7 సంవత్సరాల సుస్థిరమైనటువంటి పరిపాలన అందించినటువంటి గొప్పతనం కేసీఆర్దే. బండి సంజయ్ గారు కూడా చాలా ఘోరమైనటువంటి భాషను మాట్లాడడం అనేటువంటి సరైనటువంటిది కాదు. మీకు చరిత్ర తెలియదు, మాకు వచ్చే బూత్ పదాలు మేము ఇట్లనే తిట్టుకుంటూ తిరుగుతాం. రాష్ట్రానికి ఏం చేసేది చెప్పరు, ఏమైనా తిట్టుకుంటూ తిరిగేదే. తెలంగాణ విలీన దినోత్సవాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం अधिकारिकंगा टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से गजवेल के जलसे आम में वजीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट पर बरहमी का इजहार करते हुए रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि क्या आसरा पेंशन देना, किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरखरी सरबराह करना, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए फराहम करना जुर्म है। ఈ డాటా చూసుకొని మాట్లాడాలా? బుద్ధి లేని మాటలు మాట్లాడతాడు, చదువుకొని అజ్ఞానిలాగా మాట్లాడతాడు, చదువుకున్న అజ్ఞాని లెక్క మాట్లాడతాడు. ఆయన పాలిత రాష్ట్రాలైనటువంటి పంజాబ్ మరియు
రాజస్థాన్లో లిక్కర్ ఏదైతే ఉన్నదో సేల్ ఎట్లా ఉందో చాలా స్పష్టంగా ఈ డాటా ఇస్తాం మీడియా మిత్రులందరికీ. దేశవ్యాప్తంగా 28 రాష్ట్రాల్లో 1,85,000 కోట్ల రూపాయలు మద్యం నుండి అన్ని రాష్ట్రాలకు రెవెన్యూ వస్తుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో అత్యధికంగా 31,517 కోట్లు. అంటే అక్కడ ఎవరి పరిపాలన ఉన్నారు? బీజేపీ పరిపాలన ఉంది. కర్ణాటకలో 20,950, మహారాష్ట్రలో 18,477 కోట్లు, మధ్యప్రదేశ్లో 17,000 కోట్లు, వెస్ట్ బెంగాల్లో 11,873 కోట్లు. గతంలో తెలంగాణ 10,000 చిల్లర ఉండే, ఇప్పుడు కొంత పెరిగింది. రాజస్థాన్లో 10,500 కోట్లు. మరి రాజస్థాన్లో కూడా వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉంది కదా. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా 13,000 కోట్లు వస్తూ ఉంది. తమిళనాడులో కూడా 7,262, గతంలో కొంత 5%, 10% జరిగింది. అసలు ఈ లిక్కర్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎక్సైజ్ విధానం వచ్చిందా? ఈ బెల్ట్ షాపులకు కర్త కర్మ క్రియనే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ ఆయన ఉన్నది तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर माजूरीन में गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत ट्राई मोटरसाइकिलों की तकसीम अमल में आई। रियासत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने हैदराबाद के बेगमपेट टूरिज्म प्लाजा में मुनक्किदा एक तकरीब में ये गाड़ियां हवाले की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी की खिदमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि रियासत के मसाइल को रंजीत रेड्डी पार्लियामेंट में उठाते हैं। उन्होंने चेवल्ला में सरकारी अस्पतालों को 7 एम्बुलेंस गाड़ियां हवाले की हैं। कोरोना की वबा के अरसे के दौरान तमाम देहातों में डिजिटल टीवी फराहम की गई। उन्होंने कहा कि माजूरीन कई शोबे में आगे हैं। తెలుసు కానీ పార్లమెంటు చేవెళ్ల పార్లమెంటుకి గౌరవనీయులు పెద్దలు మన పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారు వారిని అభ్యర్థిగా ఖరారు చేసిన తర్వాత ఈ 2 ఏళ్లలో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఎంపికైన తర్వాత ఈ 2 ఏళ్లలో వారి పనితీరు వారి పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే నిజంగా కూడా చేవెళ్ల నియోజకవర్గ ప్రజలు సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు, సరైన అభ్యర్థిని ఎంచుకున్నారని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే ఎన్నో రకాలుగా 1, 2 కాదు, నాకు బాగా గుర్తున్న ఒక 2 సందర్భాలు మాత్రం నేను చెప్తాను. మొదటిది మేధా అని ఒక కంపెనీ, వారు భారత ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం వరంగల్లో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతానని చెప్పి మనకు మొండి చేయి చూపినా ప్రైవేట్ రంగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉండే అనుకూలతలు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సామర్థ్యం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యదక్షత వల్ల మేధా సర్వో డ్రైవ్స్ అనే ఒక కంపెనీ మన రాష్ట్రంలో మేము భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతామని ముందుకొస్తే రంజిత్ రెడ్డి గారికి నేను వారిని పరిచయం చేయడం జరిగింది. అన్న ఇది మీ పార్లమెంట్లో వస్తున్నది, మరి మీరు జాగ్రత్తగా వారిని ఆహ్వానించి వారికి ఏ రకమైన ఆటంకాలు లేకుండా చూసుకోండి అంటే వారు కేవలం వారిని ఆహ్వానించి వారికి అన్ని రకాలుగా వెసులుబాటు కల్పించడమే కాకుండా స్థానిక పిల్లలకు ఉపాధి అవకాశాలు రావాలి, ఉద్యోగాలు రావాలనే ఉద్దేశంతో ఆ కంపెనీలో అక్కడే ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కూడా పెడతానని చెప్పి వెంటనే ప్రకటించి మరి ముందుకొచ్చిన మంచి మనసున్న నాయకుడు డాక్టర్ రంజిత్ రెడ్డి గారు. దాంతో పాటు కరోనా సందర్భంగా పోయిన సంవత్సరం మొదటి वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में दही इलाकों को शहरों में तब्दील करते हुए उन्हें तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला केसीआर ने रियासत की तरक्की के लिए अनथक मेहनत की है। हफ्ते के रोज़ हुजूराबाद का दौरा करते हुए कमलाकर ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया और उनके इनाग्रेशन के लिए मुनक़िद की गई भूमि पूजा में शिरकत की। మారే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే మున్సిపల్ నిధులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, పన్నుల మీద ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి నిధులు లేమితోటి అభివృద్ధి కుంటుపడ్డది. తద్వారా ఈ సమైక్య పాలకులలో కానీ గత పాలకులలో కానీ ఈ నగరాలన్నీ కూడా కుగ్రామంగా మారినాయి. నగరాలు ఆధునీకరణ జరగలేదు. తద్వారా డెవలప్మెంట్ కుంటుపడ్డది. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్థానిక సంస్థలు బలోపేతం కావాలి, మున్సిపాలిటీలో నిధులు లేకున్నా నేరుగా ప్రభుత్వమే అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రప్రథంగా
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సీఎం అసిస్టెన్స్ కానివ్వండి, సీఎం అసిస్టెన్స్ నిధులతో కానీ, స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కానీ ఇవ్వడం వల్ల ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బ్రహ్మాండంగా అన్ని మున్సిపాలిటీలు కూడా ఆధునీకరణ జరిగింది. తద్వారా ఆధునీకరణ రాగానే अब बात कोरोना केसेस की। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 52,244 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 255 मुस्बित पाए गए। इस इजाफे के साथ रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,63,281 हो गई। इसी दौरान एक और फर्द की कोरोना की वजह से जान गई, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा अब तक 3,903 हो गया। रियासत में अब भी 5,148 कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। महकमे सेहत तेलंगाना ने रियासत में 100% टीका अंदाजी के लिए तेज़ी के साथ इकदाम शुरू कर दिए हैं और तमाम अहल अफराद को कम से कम कोविड-19 का एक डोज देने के निशाने की तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। हाल ही में आला सतह के इजलास जो मुनक़िद हुए थे, उसमें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आजिलाना तौर पर रियासत में 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाने के लिए मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत जारी की थी। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत के पेश नज़र रोज़ाना कम से कम 3 से 4 लाख अहल अफराद को कोविड-19 के टीके देने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके एक हिस्से के तौर पर जुमेरात को रियासत भर में पहली मरतबा 4 लाख अहल अफराद को टीके दिए गए। महकमे सेहत के ज़राए ने दावा किया है कि उनका महकमा एक दिन में कम से कम 10 लाख अफराद को टीके देने की अहलियत रखता है। महकमे की जानिब से 10,000 वैक्सीनेटर्स को तरबियत दी जा चुकी है और 100 तरबियत याफ्ता हेल्थ वर्कर्स, हर एक ट्रेन वर्कर कम से कम 100 अहल अफराद को टीका दे सकता है। ज़राए ने बताया कि दही इलाकों, वार्ड्स, कॉलोनी और इलाकों में बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी की जा रही है। बेंगलुरु शहर के बेदरा हिल्ली इलाके में एक ख़ानदान के 4 अफराद ने खुदकशी कर ली। खुदकशी के 5 दिन बाद रिश्तेदारों को इसका इल्म हुआ। इस वाक़े में इंतहाई अफसोस की बात यह थी कि उस घर में एक 4 साल लड़की भी रहती थी, जो 5 दिनों तक भूखी हालत में नाशों को देखती रही। खुदकशी करने वालों में लड़की की माँ संजना, नानी भरती, खाला सिंधरानी और मामू मधुसागर शामिल हैं। उनकी लाशें बेदारा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक घर की छत से लटकती हुई पाई गई। जिस कमरे में मधुसागर ने फांसी ली थी, वहां 5 साल लड़की बेहोशी की हालत में पाई गई, जो कि 5 दिन से भूखी थी। पुलिस ने बताया कि बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि 4 अफराद ने घर के मुख्तलिफ कमरों में खुदकशी की। बेंगलुरु के डीसीपी संजीव एम पाटिल ने बताया कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया अगरचे कि खुदकशी का मामला है, ताहम पोस्टमार्टम में इसकी तस्दीक की ज़रूरत है। तेलंगाना के कोमुरम भीम आसिफाबाद ज़िले में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई है। ज़िले के पंचुकल पेट मंडल के मौलूगुड़ा देहात के अहम शाहरा पर शेर की मौजूदगी से इलाके में रहने वाले अफराद में तशवीश की लहर पाई जाती है और मकामी अफराद रात जाग कर गुजार रहे हैं। गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान इस सड़क पर 2 से 3 मरतबा सड़क पर यह शेर नज़र आया। बाज़ अफराद ने इसकी वीडियो लेते हुए इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके नतीजे में यहाँ रहने वाले अफराद मज़ीद खौफजदा हो गए। शादी के फौरी बाद दुल्हन महर की रकम और तलाई जेवरात लेकर फरार हो गई। ये अजीबोगरीब वाक़या हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आया। बेंगलुरु के रहने वाले मोहम्मद इलियास ने मीडिया को बताया कि जुमे के रोज़ वट्टेपल्ली इलाके के एक घर में उनका मकामी लड़की से निकाह पढ़ाया गया, जिसके बाद दुल्हन ब्यूटी पार्लर जाने के बहाने महर की रकम 50,000 रुपये और 1,75,000 के तलाई जेवरात लेकर फरार हो गई। दूल्हे ने इल्ज़ाम लगाया कि दुल्हन को फरार करवाने में घर के ही अफराद ने मदद की है। शादी के फौरी बाद दुल्हन के फरार हो जाने पर दुल्हा सख्ते में आ गया। दूल्हे ने मीडिया को बताया कि निकाह के बाद ज़बरदस्ती तौर पर लड़की पार्लर को गई। उसने कहा कि निकाह से पहले उसने 2 लाख रुपए का सामान लड़की के घर डलवाया था। उन्होंने कहा कि काजी को 5,000 रुपये अलग से दिए गए थे। हैदराबाद में कमसिन बच्चों पर ज्यादती का सिलसिला जारी है। पुराने शहर के इलाके रैन बाजार में हफ्ते के रोज सुबह के वक्त पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में दुकान के ऊपर लगाए गए टीन शेड पर नामालूम अफराद ने एक जिंदा नौमौलूद लड़की को फेंक दिया। लड़की के रोने की आवाज़ सुनकर मकामी अफराद और दुकानदारों ने छत पर जाकर देखा तो टीन शेड पर नौमौलूद लड़की रो रही थी और इस बात की इत्तला रैन बाजार पुलिस को दी गई। पुलिस ने फौरी तौर पर लड़की को तिब्बी जांच के लिए नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।